आ जाओ। अभी हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मर्टनिटी रिलीफ एक्ट 1961। सबसे पहले मर्टनिटी रिलीफ ओनली मिलता है बेटा वुमेन एम्प्लॉय को। सिर्फ किसको मिलेगा? ओनली वुमेन एम्प्लॉय को। करेक्ट है। दूसरा, ऑल वुमेन एम्प्लॉय को नहीं, ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉय को मिलेगा, और किसी को बेटा मर्टनिटी रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर मर्टनिटी रिलीफ का कंसेप्ट आया क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 39 में, देखो क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट स्टेट का मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट shall in particular direct its policy towards securing that the health and strength of a worker, man and woman, and the tender age of a children are not abused, and that citizens are not forced by the economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। ये कहाँ लिखा गया बेटा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जब भी आप किसी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो आपके एज के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, जितना आप कम कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। आपको लगता है ऐसा इंडिया में होता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में तो बस एम्प्लॉयर एक बार कहीं काम करने को चला जाए, एम्प्लॉय काम करने को चला जाए, एम्प्लॉयर तो बस उसको अपनी जागीरी समझता है, जितना यूज करना है बेटा पूरा करो, फुल निचोड़ लेता है एम्प्लॉय को। इंडिया में तो खासकर बेटा जाने का टाइम अपना होता है, आने का टाइम उनका होता है। 10 बजे का टाइमिंग पहुंचना है, 10 बजे पंचिंग मशीन में पंच कर देना है, बाकी तुम 6 बजे छूटोगे या 7 बजे छूटोगे या 8 बजे छूटोगे, कोई उसकी गारंटी नहीं। हमारे प्रोफेशन में तो और गारंटी नहीं है। जाने का टाइम हमारा फिक्स होता है कि 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, उसके बाद कितनी बजे छुट्टी मिलेगी कोई नहीं है। ट्रेनिंग में जब जाओगे तो पता चल जाएगा, अभी तो नहीं। चलिए आ जाइए बेटा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। ये एक्ट कब अप्लाई होगा? जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 या उससे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहां कितने होंगे बेटा? 10 या उससे ज्यादा। अच्छा 10 कौन से? वुमेन को देखोगे या मैन को भी देखोगे? वुमेन एम्प्लॉय अगर 10 या उससे ज्यादा हो गया, मर्टनिटी रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, अगर वुमेन एम्प्लॉय 10 या उससे ज्यादा हो गया तो ही बेटा ये एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखो कब कब माइन के ऊपर अप्लाई होगा, फैक्ट्री के ऊपर, सर्कस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, प्लांटेशन, इन सब के ऊपर क्या अप्लाई होगा बेटा? मर्टनिटी रिलीफ एक्ट अप्लाई होगा। क्लियर है? चलो अब बेटा यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का डेफिनेशन सेम है जो अपन ने फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा था। जहां भी पूरे लेबर लॉ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का डेफिनेशन क्या है बेटा? सेम है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला एम्प्लॉई होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, सेक्शन नंबर 4 इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? कोई भी एम्प्लॉयर नोइंगली, जानबूझ के वुमेन एम्प्लॉई को काम नहीं देगा, कोई भी हार्ड वर्क। कब? जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में है, कोई भी हार्ड वर्क आप उसको नहीं दोगे। पहला पैराग्राफ देखो क्या लिखा है, नो एम्प्लॉयर शैल knowingly employ a woman in any establishment during the 6 week immediately following the day of his miscarriage or medical termination of pregnancy। अगर मान लीजिए वुमेन का मिसकैरेज हो गया तो आप 6 वीक तक उसको कोई काम ऑफर नहीं करोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नो वुमेन शैल बी वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 6 वीक तक भी उसको काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो वुमेन ज्यादा फोर्स करती है तो ठीक है आप काम दो, लेकिन ऐसा काम नहीं दोगे जिसमें ज्यादा टाइम तक खड़ा होना पड़े या हैवी लोड उठाना पड़े। ठीक है, ऐसे वर्क आप ऑफर नहीं करोगे। अगर ऐसे वर्क ऑफर किया तो ये मिसकंडक्ट माना जाएगा किसके फेवर में? एम्प्लॉयर के फेवर में। और पता है कौन सा केस लगता है? क्रिमिनल केस लगेगा, क्योंकि बेटा आपने 2 लाइफ के साथ डेंजर किया है, तो क्रिमिनल केस लग जाते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? चलिए, राइट ऑफ मर्टनिटी बेनिफिट, राइट ऑफ पेमेंट ऑफ मर्टनिटी बेनिफिट। अब देखो आपको मर्टनिटी बेनिफिट कितना मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा वो बाद में देखेंगे, पहले कितना मिलेगा। Every woman shall be employed to and her employer shall be liable the payment of maternity benefit at the rate average daily wage, at the rate average daily wage for the period of her actual absence, that is to say period immediately preceding the day of her delivery and the actual day of her delivery and the period immediately following the that delivery। देखो 3 पीरियड का इसको क्या मिलता है मर्टनिटी बेनिफिट। डिलीवरी से पहले,
डिलीवरी वाले टाइम पे और डिलीवरी के बाद। अब इस पीरियड को डिफाइन किया गया है 3 अलग अलग लिमिट्स में, आगे बताऊंगा कितने लिमिट। अभी याद क्या रखना है, कब कब का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, सर कैसे निकालोगे इनका मैटरनिटी रिलीफ, कैसे निकालोगे? देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एवरेज डेली वेज मीन्स द एवरेज ऑफ वेज वुमेन्स वेज payable to her for the days on which she was worked during the period of a 3 calendar month immediately following the date for which she absent herself on account of maternity। सुनो, जैसे मान लेते हैं एक कोई एम्प्लॉई है मिसेस सी, ठीक है, इन्होंने लीव लिया है मैटरनिटी का, मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 से, ठीक है, इससे पीछे के 3 महीने में जाना है। कितने महीने में? 3 महीने में। और 3 महीने का क्या लेना है, वेजेस लेना है, और उस वेजेस का क्या निकालना है बेटा, एवरेज। और वेजेस कैसे, डेली वेजेस, ठीक है। जैसे मान लो इनकी सैलरी अगर मान लेते हैं 12,000 रुपये है तो डिवाइड बाय 30 कर देंगे, तो डेली का वेज कितना आ जाएगा, 400। तो 3 महीने का ऐसे आपको वेजेस लेना है और उसका क्या निकाल देना है बेटा, एवरेज, ठीक है। उसी एवरेज के बेसिस पे इनको क्या मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक? चलिए अब जो भी आ जाएगा, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मैटरनिटी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 और ₹10 विच एवर इज हायर। कहने का मतलब क्या, देखो मान लेते इसकी सैलरी कितनी थी बेटा, 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 30, 400 आ गया, और इसको कंपेयर किससे करो, 10 से। या फिर मान लो एम्प्लॉयर ने कोई लिमिट फिक्स कर रखे कि हम आपको इतना देंगे, बट वो लिमिट लॉ के दायरे में होना चाहिए, लॉ से कम नहीं होना चाहिए, विच एवर इज हायर। तो हायर यहाँ पे कितना हो गया, 400, तो इतना उसको मिलेगा। कब तक के लिए, जब तक वो एब्सेंट रहेगी, मतलब सैलरी उसका कटेगा नहीं, उसको सैलरी मिलता ही रहेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, 3 मंथ की एवरेज सैलरी के बेस पे मिलेगा, ठीक है। अब मान लो उसको मैटरनिटी रिलीफ अगर 2 वीक्स का मिला, 5 वीक्स का मिला, जितना भी मिलेगा, अभी पढ़ेंगे लॉ में कितने वीक्स का मिलेगा, जितने वीक्स का आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, पर डे का जो आपने अभी एवरेज सैलरी निकाला, पर डे उसको देते रहना। समझा? चलिए आ जाइए नीचे देखो, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितने पीरियड के लिए होगा बेटा, पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है 12 वीक्स, वो कट कर दो, वो अभी नहीं रहा, पहला पॉइंट सिर्फ कट करना, फर्स्ट पॉइंट कट करना। 12 वीक्स की जगह पे पता है अभी कितना वीक्स आ गया है, आज के दिन जो आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है वो मिलता है बेटा 26 वीक के लिए। कितने वीक के लिए, 26 वीक। नेक्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ पे, नेक्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ 417, 26 वीक का मिलेगा बेटा, 26 वीक का आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। अब ध्यान से 26 वीक को देखो कैसे डिवाइड किया गया है, 8 वीक्स डिलीवरी से पहले, 8 वीक्स डिलीवरी से पहले, ठीक है। और देखो 8 वीक्स मैंने टोटल कितना बोला, 26, इसमें से 8 वीक तो कम मिलेगा डिलीवरी के पहले, बचे कितने बेटा टोटल, 18। अब 18 को अलग से बेटा डिफाइन किया गया है, देखो 18 में क्या क्या है, 8 weeks before the expected delivery and the remaining 18 weeks can be availed post child for a woman who are expecting after having 2 children। the duration of maternity कितना हो जाएगा बेटा, 12। ध्यान से ये जो 26 वीक का है ये 2 बच्चों तक के लिए है, 2 चाइल्ड तक के लिए है, ठीक है। 2 चाइल्ड के बाद अगर आपका 3rd चाइल्ड होगा तो बेटा उस केस में आपको सिर्फ कितना मिलेगा, 12 वीक। और 12 वीक कैसे होगा, 6 वीक प्रेगनेंसी से पहले, मतलब डिलीवरी से पहले, और 6 वीक डिलीवरी के बाद। समझ में आया नहीं आया? और ये जो 18 वीक्स है ये डिलीवरी के बाद मिलेगा, और 18 वीक्स डिलीवरी के बाद मिलेगा और 8 वीक्स डिलीवरी से पहले मिलेगा। किसी केस में तो 3 चाइल्ड का भी है ना, अगर सपोज फर्स्ट में उसको फर्स्ट चाइल्ड होता है, सेकंड में उसको ट्विंस हो जाता है, तो तीनों पे लाइव होगा ना, बता तो दिया। 2 के बाद जो मिलेगा, और आप जो बता रहे हो ना वो सैलरी चैप्टर का LTC बता रहे हो। अरे हाँ, पर्पसेस याद आ रहा है, बट इसी के इसमें भी तो आता होगा ना, नहीं
इतना समझ में आ गया? मटर्निटी बेनिफिट कितना मिलेगा? 26 वीक का। पहले कितना? 88 वीक्स डिलीवरी से पहले और बाद में 18 वीक्स डिलीवरी के बाद। लेकिन 2 बच्चों के बाद अगर थर्ड चाइल्ड होता है तो 12 वीक्स का, 6 वीक डिलीवरी से पहले और 6 वीक डिलीवरी के बाद। अब यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशन को समझना। पीछे वाले पेज पे पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जो बच गया था, सुनो। डिलीवरी हुआ, चाइल्ड एक्सपायर, डिलीवरी होने के बाद चाइल्ड एक्सपायर कर गया, तो जिस दिन चाइल्ड एक्सपायर कर गया बस उतने ही दिन का मिलेगा। चाइल्ड एक्सपायर कर गया उतने ही दिन तक का मिलेगा, बच्चा ही मर गया ना, समझा? लेकिन मान लो चाइल्ड अलाइव रहा, मम्मी एक्सपायर कर गई, पूरा मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, पूरा मिलेगा 26 वीक का। समझ में आया? अच्छा, मम्मी और चाइल्ड दोनों एक्सपायर कर गया तो भी पूरा तो जब तक एक्सपायर किया तभी तक का मिलेगा। पप्पा को देखे क्या करोगे? नालायक। पप्पा को देखे क्या करोगे? मैटरनिटी बेनिफिट। समझ में आ रहा? क्या बोला मैंने? 3 अलग अलग सिचुएशन। चाइल्ड मर गया तो जब तक का मरा हुआ, करेक्ट, और मम्मी एक्सपायर कर गई तो पूरा, और दोनों एक्सपायर कर गए तो जिस दिन तक उनका देना। वही बेटा पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे बताओ बेटा, आपको मैटरनिटी बेनिफिट के लिए तो क्लेम करना पड़ेगा ना, तो एम्प्लॉय शैल हैव टू इंटीमेट। एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीमेट करना पड़ेगा। किसके लिए? मैटरनिटी बेनिफिट। अच्छा एक बात बताओ, जब तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है क्या वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है? बोला यस, ये आप दे सकते हो वर्क फ्रॉम होम। देन उसके बाद बेटा क्रचेस फैसिलिटी, याद आ रहा कुछ? याद आ रहा? हाँ, फैक्ट्री लॉ में हमने पढ़ा था, फैक्ट्री एक्ट में, कि अगर आपके वर्कर्स जो है 50 या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको क्रचेस फैसिलिटी अपॉइंट करना पड़ेगा। और एम्प्लॉय को बेटा याद रखना, वुमेन एम्प्लॉय को 4 बार एक दिन में विजिट करने के लिए जाने देना होगा आपको उनके बच्चे के पास। अच्छा, जो बेबी सिटर होता है वो उसको, हाँ, उसी को क्रचेस बोलते हैं, याद रहेगा। दूसरा एक बात मुझे बताओ, इस लॉ के बारे में कितने लोगों को पता होगा? गाँव के लोगों को तो बिल्कुल ना पता हो। विलेज में किसी को पता होगा कि हमें इस तरीके से मैटरनिटी रिलीफ भी मिलती है? बहुत सारे सिटी जो है उनमें बेटा किसी को पता ही नहीं है। तो इसमें गलती भी लॉ मेकर की है। बहुत सारे लॉज जो हैं इसके बारे में, जैसे आप जिस तरीके से कैटरीना का स्लाइस का ऐड दिखाते हो, वैसे ये भी दिखा दिया करो कि भैया एक एक्ट भी है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। स्लाइस का ऐड तो जरूर दिखता है, लेकिन जलन की बात नहीं है बेटा, इंडियन फिलॉसफी और थिंकिंग को सोच के जलन होती है। ठीक है, सोचना इंडिया में बहुत ही गलत है, बहुत गलत सोच रखते हैं सारे के सारे लोग, इसी वजह से बेटा ये प्रॉब्लम है। और ये हालत गवर्नमेंट ने नहीं कर रखी, हमने अपनी हालत खुद बना रखी है। हम आज भी स्लेव की तरह ही जीते हैं। बस पहले ये था कि पहले थोड़ा बुरा इसलिए लगता था कि दूसरा राज कर रहा है, अभी बुरा इसलिए नहीं लगता, चलो ठीक है अपने ही लोग लूट रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। 1947 से पहले वाली इंडिया और 1947 के बाद वाली इंडिया में बस डिफरेंस ये है कि पहले गोरे लोग लूट रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, अभी अपने ही लोग लूट रहे, मजा आ रहा है। बस ये डिफरेंस है। मैं तो बस इतना ही समझता हूँ, इंडिया में बस इतना ही बदलाव रहा है कि पहले गोरे लूट रहे थे और अभी अपने लोग लूट रहे तो दिक्कत नहीं आती। कास्टिज्म वाले लूट रहे तो ठीक है, कास्ट वाले लूट रहे चलेगा, बस यही रह गया इंडिया में, और कुछ तो है नहीं। डेवलपमेंट की बात तो होती नहीं है, 4 सड़कें बना दो वही डेवलपमेंट है, सड़क को 4 फीट गड्ढा कर दो फिर उसके ऊपर सड़क बना दो वही डेवलपमेंट है। टेक्नोलॉजी वाइज कुछ भी नहीं। टेक्नोलॉजी वाइज होता तो चलो हम मानते डेवलपमेंट हो रहा है। मेट्रो के लिए भी आपने क्या किया? जापान का ही सहारा लिया। क्या अपना खुद का इन्वेंशन किया? क्या अपने साइंटिस्ट को बुलाया अपने आउटसाइड जैसे कि आओ तुम हमारे यहाँ पे हम लैब बनाते हैं। यूपी में ये तो बोल दिया योगी आदित्यनाथ जी ने कि हम क्या बनाएंगे, बॉलीवुड। यही बोल देते यूपी में कि चलो ठीक है एक लैब बनाते हैं। बॉलीवुड ने बना था ना, यूपी में बॉलीवुड बनने वाला है। बॉलीवुड क्या है? अरे मतलब मुंबई में है ना बॉलीवुड फिल्म सिटी, वैसे यूपी में बनाएंगे वो बॉलीवुड बनाता है भाई, फिल्म सिटी जो भी है बनाएंगे। इससे अच्छा क्या बना दो यार, लैब बना दो। मुझे बताओ इंडिया में टैलेंट की कमी है, कूट कूट के टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन टैलेंट को कभी टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं। हाँ, टैलेंट एक ही जगह पे दिखता है, ठुमके की दुकान, बस और कुछ नहीं, इधर ही टैलेंट दिखता है। आजा भाई, सर को काफी डीप नॉलेज है, मतलब क्या? ओ बेटा 18 साल की एज तक तो कुछ किया नहीं, सिर्फ लाइफ को समझ रहा था। कुछ करने का मतलब क्या नहीं, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं थे। 18 साल तक तो मैंने सिर्फ काम धंधे किए। 19 ईयर्स की एज से तो मैंने पढ़ना शुरू किया है।
फिर रियलाइज हुई क्या चीजें ही इंडिया में प्रॉब्लम है। क्यों आए? देखने बॉम्बे कैसा दिखता है नालायक। आजा बेटा, सेक्शन नंबर 6, नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। देखो क्या लिखा हुआ है, अ वुमेन एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट एंड entitled टू मैटरनिटी बेनिफिट may give notice to her employer stating that her maternity benefit and other amount to which she may be entitled under this act may be paid to her such person as may be nominated। एक बात मुझे बताओ, एम्प्लॉय तो खुद नहीं आएगी ना पैसा लेने के लिए, तो वो क्या बोलेगी, किसी न किसी को नॉमिनेट कर देगी, या तो उसका हस्बैंड होगा या कोई भी पर्सन होगा जिसको आप क्या दे देना, मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा दे देना। ठीक है। सेकंड पॉइंट, in case of a woman who is pregnant, such notice shall state that the date for which she will be absent from the work। जब वो नोटिस भेजेगी तो उसमें बता देना है कि आप कब से काम पे नहीं आओगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as after the delivery। डिलीवरी के बाद आप क्या दे देना, नोटिस दे देना। तीसरी बात, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस द एम्प्लॉयर शैल परमिट द सच वुमेन टू अब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। यानी जैसे ही नोटिस मिलेगा, एम्प्लॉयर क्या दे देगा बेटा, परमिशन दे देगा कि ठीक है आप अभी आराम कीजिए, और हो सके तो आप घर से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी हम आपको नहीं देंगे। देखो, लाइफ में फिजिकल प्रेशर से ज्यादा डेंजर क्या होता है, मेंटल। फिजिकल प्रेशर से ज्यादा डेंजर क्या होता है बेटा, मेंटल। और पता है मेट्रो सिटी में हम किस दर्द में जी रहे होते हैं, मेंटल प्रेशर में। गांव वाले लोगों का फिजिकल होता है, मेंटल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको टेंशन नहीं रहती। मुंबई में या मेट्रो सिटी में टेंशन किस बात की रहती है, डे टू डे लाइफ के सर्वाइवल की। ठीक है। जैसे आप मुझे बताओ, स्टूडेंट को मेंटल प्रेशर नहीं है? सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर बेटा स्टूडेंट को ही है। इनका फिजिकल प्रेशर भले हो या ना हो, लेकिन आजकल की स्कूल लाइफ को जरा देखो, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, और उसके बस्ते का जरा वजन देखो। इसी वजह से नालायकों की हाइट नहीं बढ़ती है। कॉम्प्लान पी के, कॉम्प्लान का सेल ऐसे ही बढ़ रहा है, हाइट क्या बढ़ेगी भाई। 5 साल के बच्चों को दोनों, उसका बैग देखो, हम एक छोटा सा बैग लेके अभी घूम रहे हैं, उनका बैग देखो इतना साइज होता है। ठीक है। और बच्चा जब आ रहा होता है स्कूल से, एकदम ऐसे ऐसे करके आ रहा होता है, फिर मम्मी उठाती, बेटे दे दे तू ही मुझे बैग दे दे। कितना बोझ है। शुरुआत हुआ नहीं कि उसके ऊपर क्या है बेटा, प्रेशर है। ए फॉर एप्पल भी सीखना है, बी फॉर बॉल भी सीखना है, सी फॉर कैट भी सीखना है, और 1 से लेके 100 भी सीखना है। जब ये हो जाएगा फिर दूसरा प्रेशर नहीं, सेकंड लेवल पे जाना ये। यानी बच्चा बॉर्न होते ही 5 साल का हुआ नहीं, कहाँ डाल देते हैं पेरेंट्स, वहीं से पीछा छोड़ाना शुरू, प्ले स्कूल। मम्मी पापा दोनों जॉब में, बच्चा प्ले स्कूल में अपनी प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो ऐसा बेटा है इंडियन एजुकेशन में बेटा, बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन हाँ स्कूल के दर्द मुझे पता है, स्कूल के दर्द पता है। जापानीज़ वाले ठीक है बेटा, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है, हमसे तो बहुत अलग है। वो सिर्फ हमें थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देते, प्रैक्टिकल भी। वहाँ पे स्कूल के अंदर में ही पोछा लगवाया जाता है बच्चों से, और यहाँ पे जरा बच्चे से पोछा लगवा दो, जरा एक दिन लगवा दो, पूरे पेरेंट्स आ जाएंगे झाड़ू लेको मारने को, पेरेंट्स आ जाएंगे बेटा झाड़ू लेके मारने को। हमने आपको फीस इसी कामों के लिए दिया है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? बिलीव नहीं करोगे, मेरे स्कूल में जिससे पानी गिरता है ना, वही आके ना मॉप से क्लीन करता है। एक बार मैंने डर से पानी गिराया तो मैंने क्लीन किया। चलो आजा बेटा, इधर आजा। नर्सिंग ब्रेक, नर्सिंग ब्रेक आपको मिलेगा बेटा जब तक चाइल्ड 15 महीने का नहीं होगा ना, तब तक क्या मिलता रहता है, नर्सिंग ब्रेक मिलता रहता है। और उसके बाद एम्प्लॉयर जो है क्या मेंटेन करके रखेगा, रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा। तो इस एक्ट में जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वेजेस की कैलकुलेशन है, और पीरियड कितने टाइम के लिए मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। सर उसको ये वो प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे जो ब्रेक मिलता है तभी का भी, और ये नर्सिंग ब्रेक मतलब दोनों मिलेगा तो फिर तो एम्प्लॉयर तो लॉस में जाएगा ना। अरे बेटा नर्सिंग ब्रेक रहता है चाइल्ड के लिए, मतलब नर्सिंग ब्रेक उसको मिलता है ना, मतलब वुमेन अपने बच्चे को देखने तो आती होगी ना। हाँ तो पूरे दिन बच्चे को थोड़ी देखेगी, एक दिन में 4 बार आएगी, देखेगी। ठीक है। जो हाँ एक दिन में 4 बार आके मिल सकती हो बच्चे से। कितना आवर, नालायक एक टाइम पीरियड होता है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई आया तो ठीक है, तुम 1 घंटे तो उसको लोरी सुना रहे हो, ये क्या हरकतें चल रही भाई तुम्हारी, लोरी घर पे जाकर सुनाना। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? इसलिए तो बेटा क्रचेस की फैसिलिटी दी है। और एक बात याद रखना, ये बहुत रेयर चांस आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में प्रैक्टिकल सिनेरियो में।
बस लॉ बना हुआ है, हाँ लॉ बना हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब जॉब में जाओगे ना तो एम्प्लॉयर सीधा बोलेगा बेटा तेरा बोझ तो उठाने के लिए मेरे पास है नहीं, मैं क्रैचेज लाऊं, एक आया को रखूं और वो मतलब काम करे, उसकी सैलरी में कहाँ से दूंगा। वो सिंपल क्या बोलता है, आप मैटरनिटी बेनिफिट लो और घर पे ही रहो, इट्स बेस्ट। तो नर्सिंग ब्रेक फिर क्यों देता है? ऑब्वियसली सी बात है भाई, चाइल्ड की केयर टेकिंग होती है ना 15 मंथ्स तक पोस्ट केयर, तो वो तो देना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? खत्म बेटा।